हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 को। और आज लास्ट पार्ट देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 का। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जो लास्ट कुछ टॉपिक्स बचा है 1857 रिवोल्ट का, वो है प्लानिंग थ्योरी, नेचर और इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हैं प्लानिंग थ्योरी ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 के। प्लानिंग थ्योरी इसलिए क्योंकि कुछ लोग और कुछ हिस्टोरियंस दोनों का मानना है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो प्लान्ड था, पहले से प्लान किया गया था, उसके बाद कंडक्ट किया गया था। लेकिन कुछ लोग अपना आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं और इसे प्रूव करते हैं कि ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था ये प्लान्ड नहीं था। तो देखते हैं कुछ थ्योरीज और कुछ आर्ग्यूमेंट्स। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो पहला थ्योरी बोलता है कि ये प्लान था, क्योंकि द जब रिवोल्ट हो रहा था तो रिवोल्ट के पहले एक ऐसी रिपोर्ट आई थी कि लोटस और चपाती कुछ लोग और कुछ साधु लोग बांट रहे हैं बहुत सारे इलाका में बिहार और बंगाल का एज ए सिंबल ऑफ अपकमिंग रिवोल्ट। तो इसके आर्गुमेंट में लोग ये बोलते हैं कि कोई क्लैरिटी नहीं है मैसेज का। अगर कोई लोटस और चपाती दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि रिवोल्ट होने वाला है। और ऐसा अगर रिवोल्ट था तो ये सिंबल सिर्फ बिहार और बंगाल में ही क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ऊपर से जब रिवोल्ट होता है तो बढ़ चढ़ कर ये रीजन्स जो है नॉर्मली रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अधिकतर रीजन ऑफ बिहार एंड बंगाल वे आर साइलेंट। तो अगर इंफॉर्मेशन था, सब कुछ था, फिर क्यों नहीं किए ये लोग। नेक्स्ट प्लानिंग थ्योरी है कि देयर वेर मीटिंग्स बिटवीन द लीडर्स। लीडर्स लोग मीट किए थे। फॉर एग्जांपल भी देते हैं कि अजीमुल्ला खान और रांगो बापूजी नामक व्यक्ति लंदन के एक होटल में मिले थे और डिस्कस किए थे रिवोल्ट को लेकर। सो अजीमुल्ला खान जो थे वो एक ऑफिशियल थे नाना साहिब के, और रांगो बापूजी जो थे ऑफिशियल थे, वो थे राजा ऑफ सतारा। कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में, कुछ नहीं है। तो दोनों जो लंदन में मिले थे वो कोइंसिडेंटली मिले थे, ऐसा आर्ग्यूमेंट है। तो फिर अगर यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट होता है कि अगर ऐसा ही मीटिंग था तो फिर खुद नाना साहेब और राजा सतार क्यों नहीं मिले, अपने ऑफिशियल्स को क्यों भेजे। तो दिस मीटिंग वाज कोइंसिडेंटली। कुछ मैसेजेस भेजे गए थे नाना साहेब के द्वारा मिलिट्री कंटोनमेंट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ऐसा भी एक थ्योरी है। हाँ, ये तो प्रूव्ड है कि नाना साहब भेजे थे कुछ लेटर्स कंटोनमेंट्स में, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है कि नाना साहब और कंटोनमेंट्स आर्मी की मीटिंग हुई थी। वहीं अगर ये जो नॉर्थ वेस्ट पाटन का बात पार्ट का बात बता रहा है कि वहां पे भेजे थे, तो जो पश्तून सिख्स जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रहते थे, रिवोल्ट के समय वो ब्रिटिश के साइड चले गए थे, नॉट विद द म्यूटिनर्स। तो अगर ऐसा था तो फिर उनको तो रहना चाहिए था नाना साहब के साथ, लेकिन वो लोग तो ब्रिटिश के साथ थे। तो ये आर्ग्यू प्लानिंग थ्योरी भी रिफ्यूट होता है। एक और प्लानिंग थ्योरी है कि रीजनल रूलर्स जो लोग साथ दिए थे बहादुर शाह जफर का, वो लोग मीटअप किए थे और एग्रीड अपॉन ए कंबाइंड एफर्ट टू ओवरथ्रो ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। लेकिन कंबाइंड एफर्ट तो हमें दिखता ही नहीं है। वहीं तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर को जब अरेस्ट कर लिया जाता है आफ्टर द रिवोल्ट, दोनों बताते हैं कि कोई प्लानिंग नहीं था रिवोल्ट ऑफ 1857। So this was all arguments about the planning theory. Let's move next to the nature of the revolt. Nature of the revolt इसलिए क्योंकि कुछ लोग मानते हैं दिस वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कुछ लोग मानते हैं कि सिर्फ ये एक छोटा सा सिपाही विद्रोह था। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो था तुम्हारा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर और सब बड़ा रिवॉल्यूशन था, इस तरह भी लोग मानते हैं। तो देखते हैं कि अलग अलग हिस्टोरियंस का व्यू किया है रिगार्डिंग द नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो व्यूज डिफर ऑन नेचर ऑफ द 1857 रिवोल्ट। इट वाज ए मियर सिपॉय म्यूटिनी, एक छोटा सा बस एक सिपाही विद्रोह था कुछ हिस्टोरियंस के लिए। वहीं कुछ इंडियंस के लिए ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। सर जॉन सीले, इनका स्टेटमेंट था कि ए होली अनपैट्रियोटिक एंड सेल्फिश सिपॉय म्यूटिनी विथ नो नेटिव लीडरशिप एंड नो पॉपुलर सपोर्ट। ये बोलते हैं कि एकदम अनपैट्रियोटिक, मतलब देश का तो पता ही नहीं था उस समय। सेल्फिश था, खुदगर्ज सिपॉय म्यूटिनी था,
और कोई नेटिव लीडरशिप या पॉपुलर लीडरशिप इनके पास नहीं थी। इसके आर्गुमेंट में यह है कि इट इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर, पूरी पिक्चर दिखाई नहीं गई है बाय सर जॉन सीले इन हिज स्टेटमेंट। ये बोले थे क्या, सिर्फ एक सेल्फिश सिपॉय म्यूटिनी, बल्कि हमें पता है कि मैनी सिविलियन पॉपुलेशन हैड टू जॉइन द रिवोल्ट। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट इनके स्टेटमेंट का ये है। वहीं LER रीस ये बोलते हैं ए वॉर ऑफ फैनेटिक रिलीजनिस्ट अगेंस्ट क्रिश्चियन। ये बोलते हैं कुछ फैनेटिक रिलीजन रहता है जैसे कि हिंदू और हमारा मुस्लिम्स, वो अगेंस्ट क्रिश्चियन आते हैं इस वॉर में। ये रिलीजन वॉर बता देते हैं। TR होम्स जो हिस्टोरियन थे ये बोलते हैं, ये अपना स्टेटमेंट देते हैं, ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, one cannot go so far as to accept it as a war of independence। ये बोलते हैं कि एक civilized world जो कि ब्रिटिशर्स थे और एक बारबरिक मतलब क्रूएल लोग, इन दोनों के बीच में वॉर होता है और कहीं से भी ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं होता है। However, revolt had seeds of nationalism। हमें पता है कि भले ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था क्योंकि वहां पे नेशनलिज्म का कुछ कंसेप्ट ही नहीं था कि हम लोग भारतीय, हम लोग इंडियन और इंडिया को इंडिपेंडेंस कराना है, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं आया था इस वक्त। नेशनल कंसेप्ट आया ही नहीं था इंडिया में। तो लेकिन हमें पता है कि ये जो रिवोल्ट हुआ इसके कारण जो नेशनलिज्म का बीज है वो बोया गया था भारत में, राइट। बट नेशनहुड वाज नॉट इनहेरिट इन रिवोल्ट ऑफ 1857। लोग झांसी की रानी लड़ रही थी सिर्फ झांसी के लिए, नाना साहब लड़ रहे थे अवध के लिए, कुंवर सिंह लड़ रहे थे बिहार के लिए, कोई इंडिया के लिए नहीं लड़ रहा था, बिकॉज देयर वाज नो इनहेरिट कंसेप्ट ऑफ नेशनहुड। हाँ, उसके आगे जितना भी हुआ वो नेशनलिज्म फिर उपज के आता है, वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे, कार्ल मार्क्स के फॉलोअर वाले हिस्टोरियंस थे, वो बोलते हैं कि द रिवोल्ट वाज द स्ट्रगल ऑफ द सोल्जर पीजेंट डेमोक्रेटिक कंबाइन अगेंस्ट फॉरेन एज वेल एज फ्यूडल बॉडीज। ये बोलते हैं कि जो सोल्जर जो पीजेंट के रूप में थे वो लोग अगेंस्ट फ्यूडल यानी जमींदार जो कैपिटलिस्ट लोग थे उसके अगेंस्ट में ये रिवोल्ट करते हैं। हालांकि हमें पता है, जबकि इनको रिफ्यूट किया जा सकता है इनके थ्योरीज को, कि जो लीडर्स थे हमारे रिवोल्ट के वो खुद फ्यूडल बैकग्राउंड से, खुद राजा एंड ऑल थे, तो फिर उनके अगेंस्ट तो ये तो रिवोल्ट था ही नहीं। तो यहाँ पे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ऐसे ही गलत प्रूफ हो जाता है। डॉक्टर के दत्ता ये बोलते हैं कि ये एक मिलिट्री आउटब्रेक था which was taken advantage of by certain discontented princes and landlords. Further, it was never an all India in character but was localized, restricted and poorly organized। ये कहते हैं कि ये एक मिलिट्री आउटब्रेक था पहले, जिसका कुछ प्रिंसेस और लैंडलॉर्ड्स जमींदार और कुछ प्रिंस लोग जो गुस्सा था ब्रिटिश से वो लोग फायदा उठाते हैं इस मिलिट्री आउटब्रेक का और उनके साथ मिलके जवाब देते हैं ब्रिटिश को। ये तो कभी भी ऑल इंडिया इन कैरेक्टर हुआ ही नहीं क्योंकि बहुत जितने अधिकतर स्टेट्स थे वो तो पार्टिसिपेट किए ही नहीं, ये एक लोकलाइज्ड था। इसीलिए ऑल इंडिया रिवोल्ट भी से हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये सिर्फ लोकलाइज्ड था और ऑर्गेनाइजेशन तो काफी खराब था। वीडी सावरकर अपने किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में बोलते हैं कि ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, दिस वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक्चुअली ये बुक बाय वीडी सावरकर वाज रिटन इन 20th सेंचुरी, ताकि 20th सेंचुरी में यूथ को मोटिवेट किया जा सके कि देखो 1857 में हमने ऐसा ऐसा किया था और वो इंडिया का इंडिपेंडेंस के डिमांड में साथ दे सके उस समय के इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में। जवाहरलाल नेहरू he considered the revolt as an essentially a feudal uprising। ये बोले एक feudal uprising है, though there was some nationalistic element, कुछ nationalistic element हो सकता है ये बोलते हैं। ये सब अपना ये बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है उसमें लिखे हैं। आरपी दत्त ये बोलते हैं द रिवोल्ट ऑफ द पीजेंट्री अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेशन। जो पीजेंट्री है वो रिवोल्ट कर देती है फॉरेन डोमिनेशन की ओर। इवन इज ही एक्नॉलेज टू बी द डिफेंस ऑफ द ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर। और बोलते हैं ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर के डिफेंस में जो नया ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट ये पीजेंट्री रिवोल्ट कर देती है। आरसी मजूमदार आरसी मजूमदार को दिया गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लिखिए हिस्ट्री ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
वो लिखते हैं कि दैट इट वाज नीदर द फर्स्ट, ना ही पहला, ना ही कोई नेशनल, ना ही प्लान्ड, और ना ही कोई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ये क्या था? ये सिर्फ एक सेल्फिश सिपॉय म्यूटिनी था। और इस चीज को प्रूव करने के लिए वो दो एग्जाम्पल भी देते हैं कि ये सेल्फिश सिपॉय म्यूटिनी कैसे था। पहला एग्जाम्पल ये देते हैं कि जब रेबेलियन स्टार्ट हुआ तो कुछ सेक्शन ऑफ इंडियन सिपॉय जब दिल्ली पहुंचते हैं, वो अपना डिमांड करते हैं सैलरी की, हमें 2 महीने की सैलरी दो, तभी हम एम्पायर के साथ इस वॉर में उनका साथ देंगे। सो यहाँ पे आरसी मजूमदार बोलते हैं कि ये जो था एक सेल्फिश एक्ट था। हाँ, हो सकता है ये सेल्फिश एक्ट हो, बट जब इनको परसुएड किया गया बाय द अदर्स बॉयज और कुछ लोग के द्वारा, वो अपने डिमांड को ड्रॉप कर देते हैं। ऑल्सो कि ये जो डिमांड किया गया था दैट वाज नॉट बाय ऑल द सिपॉय, सारे लोग डिमांड नहीं करे थे, बस कुछ सिपॉय ऐसा डिमांड किए गए थे। तो ये आर्ग्यूमेंट इनके आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट करता है कि नहीं, ऐसा सेल्फिश एक्ट होता है, बट वो डिमांड बाद में गिरा दिया जाता है और वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। ऊपर से हमें पता है कि ये लोग जब काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अंदर, सिपाही ने ना ही सैलरी अच्छा दिया जाता था, ना ही कुछ दिया जाता था, तो ये लोग भी लाचार थे, तो इसीलिए शायद इन्होंने डिमांड किया हो। दूसरा एग्जाम्पल आरसी मजूमदार देते हैं कि बरेली और इलाहाबाद में इंडियन सिपॉयज जो हैं वो लूट करना स्टार्ट कर दिए खुद इंडियन ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को, और बोलता है कि अगर वो ब्रिटिश को लूट रहे थे तो कोई बात है, ये एक्सेप्टेबल था, लेकिन इंडियंस को ही क्यों लूटे ये सिपॉयज। तो एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या था, इसके आर्ग्यूमेंट में ये है कि जो साहूकार थे, जो ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स थे, वो इनिशियली क्या किया, अपना गोदाउन खोल दिए फूड का कि आप लोग आओ और खा सकते हो फ्री में, ये सिपॉयज, क्योंकि ना इनके पास ना ही सैलरी था, ना ही कोई अनाज था। लेकिन जो साहूकार होता है इसे बाद में बंद कर देते हैं कुछ दिन में। अब सिपॉयज के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है अपना जीवन गुजारने का, सबको खिलाने का, घर परिवार कैसे खाएंगे। तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं, ये इन साहूकार का ही गोदाउन लूट करना शुरू कर देते हैं, ताकि अपना नीड ऑफ मटेरियल नेसेसिटी को फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट इज एसन सेन। एसन सेन बोलते हैं कि ये जो रिवोल्ट है ये स्टार्ट हुआ था एज अ सिपाही म्यूटिनी। ये जब स्टार्ट हुआ एक सिपाही विद्रोह के रूप में स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे ही ये सिपाही लोग दिल्ली पहुंच गए और डिक्लेयर कर देते हैं बहादुर शाह जफर को एज देयर लीडर, सो रिवोल्ट एज्यूम्ड ए पॉलिटिकल, वो पॉलिटिकल रिवोल्ट हो जाता है और ऑल इंडिया कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम लीडर मुगल को ही उन्होंने चुन लिया है। वहीं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये जो है इसमें बहुत सारे सिविलियंस जुड़ जाते हैं और एक पॉपुलर मास कैरेक्टर का रूप ले लेता है ये रिवोल्ट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ सिविलियंस। और इनके पार्टिसिपेशन के साथ ही ये रिवोल्ट टर्न आउट इनटू इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये अपने किताब लिखे हैं एक 1857, उसमें ये चीज मेंशन किया गया है बाय एस एन सेन। और इनका जो ये स्टेटमेंट इनकी बुक में, दिस व्यू, ये जो व्यू है इनका, दैट इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ। तो ये था कुछ नेचर। अब देखेंगे हम लोग कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के इम्पैक्ट या फिर इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। सबसे पहला, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। अब जो पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड था कंपनी का भारत में, उसे खत्म कर दिया जाता है और ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश की क्वीन के हाथ में सब बड़ा पावर आ जाता है। अब कंपनी रूल खत्म होता है, ब्रिटिश क्राउन का रूल शुरू होता है, क्वीन का रूल शुरू होता है। सो इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आता है, और या फिर उसको बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, by the Britishers. This was introduced और ट्रांसफर कर दिया जाता है पावर फ्रॉम कंपनी टू द ब्रिटिश क्वीन। लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल होते हैं उन्हें एक और टाइटल दे दिया जाता है, दैट इज द टाइटल ऑफ वाइस रॉय ऑफ इंडिया। नाउ लॉर्ड कैनिंग was the first viceroy of India. Next is administrative reorganization in London and in India. So कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कंपनी के थे उनको खत्म कर दिया जाता है। उसके बदले एक इंडियन काउंसिल नामक ग्रुप बनाया जाता है। इस काउंसिल में लगभग लगभग 15 मेंबर रहते हैं तुम्हारा ब्रिटिश कैबिनेट के। ब्रिटिश कैबिनेट मतलब प्राइम मिनिस्टर और उसके जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं वो है कैबिनेट। तो टोटल 15 मेंबर होते हैं इस काउंसिल में कैबिनेट के।
और एक जो कैबिनेट मेंबर होगा वो होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि इंडिया का सारा कुछ देखेगा इसी कैबिनेट मेंबर से, इंडियन काउंसिल का। और जो खर्च है इस इंडियन काउंसिल का, इस 15 मेंबर का और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का, वो जो है भारत की तिजोरी से दिया जाएगा। थर्ड वाज मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं यहाँ पे क्या करती है ब्रिटिश रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। सो बिफोर डलहौजी के आने से पहले जो रेशियो था इंडिया टू यूरोपियन आर्मी, मतलब एक आर्मी है, आर्मी में कुछ इंडियन भी होंगे कुछ यूरोपियन भी होंगे। तो डलहौजी के आने से पहले ये जो था 1:7 का था लगभग, मतलब 7 इंडियंस होते थे, उसके ऊपर एक यूरोपियंस आते थे। बट आफ्टर द रिवोल्ट के बाद रेशियो जो है बंगाल में इसे 1:2 कर दिया गया, मतलब दो, एक यूरोपियन के ऊपर 2 इंडियन। और बॉम्बे और मद्रास में इसे 1:3 कर दिया गया, मतलब 3 इंडियन और 1 यूरोपियन का रेशियो कर दिया गया। ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड टू मेंटेन बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस बनाने का कोशिश करती है ब्रिटिश बिटवीन 2 फोर्सेस ग्रुप, दोनों फोर्सेस ग्रुप मतलब यूरोपियन और इंडियन ग्रुप में बैलेंस बनाती है इस तरह। वहीं इंडियन सिपॉइज को डिवाइड कर दिया गया था एक मार्शियल रेस में। मार्शियल रेस वो रेस को कहते थे ब्रिटिश कि दोज हु आर फाइटर्स फ्रॉम बर्थ, जो जन्म से ही फाइटर हो, वैसे रेस जैसे कि पंजाबी, राजपूत, ये टाइप का भी लोग। एक रेस उन्होंने बनाया नॉन मार्शियल रेस, जिसमें वो लोग फाइटर्स को ट्रेनिंग देके आर्मी में रिक्रूट करते थे। तो जब भी ब्रिटिश रिक्रूटमेंट करती थी, सबसे पहले मार्शियल वाले रेस वाले लोगों को रिक्रूट भर्ती करती थी। उसके बाद भी अगर वैकेंसी बच जाता है तभी नॉन मार्शियल रेस वाले लोगों को रिक्रूट किया जाता था। प्लस जो रेजिमेंट्स है, जो ग्रुप ऑफ आर्मी मेंस हैं, रेजिमेंट्स हैं, वहां पे क्या हुआ, ये लोग मिक्स कर दिए तुम्हारा हिंदू मुस्लिम सबको एक ही रेजिमेंट में, हिंदू और मुस्लिम, ताकि फिर से लोग के बीच में यूनिटी ना बने। कोई एक हिंदू का पूरा ग्रुप रहेगा तो लोग एक साथ विद्रोह करेगा, मुस्लिम का रहेगा तो एक साथ विद्रोह कर देगा मिलके। तो सबको मिक्स कर दो, आपस में लड़ाते रहो अंदर में। नया इन्होंने नेक्स्ट चेंजेस जो किया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, दैट वाज बफर पॉलिसी। तो यहाँ पे ब्रिटिश अपनी पॉलिसी को चेंज करती है टुवर्ड्स जमींदार्स एंड तलुकदार्स। कंपनी क्या करती है, इन जमींदार और तलुकदार को अपना फ्रेंड बना लेती है, ताकि जब भी रिवोल्ट होगा फर्दर या फिर कोई भी एजिटेशन होगा बाय द पीपल, तो ये लोग एज ए स्पोंज काम करे, सबसे पहले लोग इन्हीं के ऊपर टूट पड़े। मतलब लोगों की आंखों में ये दिखा दो कि ब्रिटिश उनके ऊपर अत्याचार नहीं कर रही है, ये जमींदार और तलुकदार ही कर रहे हैं, इसलिए उन्हें दोस्त बना लो। क्वीन विक्टोरिया ने जो डिक्लेयर किया था प्रोक्लामेशन 1858 का ऑर्डर, तो उसमें एबॉलिश कर देती है, बोलती है कि अब ब्रिटिश कोई भी स्टेट को आगे से एनेक्स अपने अंदर नहीं लेगी, और जो पहले से कुछ कुछ एनेक्स्ड स्टेट्स थे छोटे छोटे, वो वापस कर देती है, ताकि ब्रिटिशर्स का जो औहदा है इंडियन प्रिंसेस के आंखों में वो अच्छा हो जाए, फॉर ए गुड गेस्चर। लॉर्ड कैनिंग मोर देन 150 एडॉप्टेड सक्सेशन देते हैं, जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ऐसा लोग नहीं किए, लेकिन अब दे रहे हैं ताकि गुड गेस्चर बना सके। वहीं इंडियन किंग्स और प्रिंसेस जो थे, राजा महाराजा, ये लोग जो थे, इन्हें ब्रिटिश अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेती है, ग्रेट एलाइज ऑफ ब्रिटिश बना लेती है। और जो सनसेट लॉ लागू होता था जमींदार पे, उसे भी एबॉलिश कर देती है, और तालुकदारी जो छीना गया था वो भी रिटर्न कर देती है। और इस तरह जमींदार, ब्रिटिश किंग, जितने ये लोग हैं, इसे ब्रिटिश अपना दोस्त बना देती है। और अब जो ब्रिटिश रूल करेगी, लोगों के ऊपर अत्याचार करेगी, that will be through this zamindars, talukdars, rajas and maharajas. Next consequence of revolt of 1857 was the beginning of policy of divide and rule. Divide करो और rule करो लोगों के ऊपर। So revolt of 1857 में हमें देखने को मिला था, ये बहुत ज्यादा डेडली था, बहुत ज्यादा डेडली था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेट हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिला था, दोनों साथ मिलकर मारे थे ब्रिटिशर्स को। तो मुस्लिम्स को यहाँ पे क्या करती है ब्रिटिशर्स, चार्ज लगा देते कि जो पूरा रिवोल्ट ऑफ 1557 हुआ, दैट वाज ड्यू टू द कॉन्स्पिरेसी ऑफ मुस्लिम, ये सिर्फ मुस्लिम के कारण हुआ है। और इस तरह ब्रिटिश जो है डिसाइड करती है टू ब्रेक द यूनिटी। फिर ये क्या करती है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में इतना गैप बना देना चाहती है
कि ये दोनों फिर कभी साथ हो ही नहीं पाए, और वो शायद आज तक हम लोग नहीं हो पाए। तो ये कैसे करती है? तो यहाँ पे गैप बढ़ा देती है और हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में ब्रिटिश। तो इस स्कीम के अकॉर्डिंग मुस्लिम्स को डिस्करेज किया जाता है कि ना ही वो कोई मॉडर्न एजुकेशन, उन्हें बोलता है कि मॉडर्न एजुकेशन मतलब तुम लोग मदरसा में ही पढ़ो। वहीं गवर्नमेंट सर्विस में भी उन्हें नहीं लिया जाता, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था और हिंदूज को गवर्नमेंट सर्विस में लिया जाता था। हिंदूज को एनकरेज किया जाता था कि आप एजुकेशन लो मॉडर्न, आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जाओ, उन्हें जॉब दिया जाता था, ये सब दिया जाता था। तो इस तरह क्या हुआ, जो सोसाइटी में इकोनॉमिक स्टेटस और सोशल स्टेटस था मुस्लिम्स का, वो नीचे जाते जा गया और हिंदू लोग जो है वो ऊपर आते गए, और इस तरह एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है बिटवीन देम। और इसके कारण जो है ब्रिटिशर्स कभी भी हिंदू और मुस्लिम को एक साथ नहीं ला पाती है, या फिर वो लोग जीत जाते हैं इस चीज में कि दोनों कभी साथ नहीं आए, बिकॉज उन दोनों के बीच में गैप ही इतना बढ़ा दिया था बाय द ब्रिटिशर्स ने। और उसके बाद ब्रिटिशर्स शांति से बैठ के देख रही थी हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा, जो कि आज भी शायद देख रही है। बाय द एंड ऑफ 1860s एंड बिगिनिंग ऑफ 1890s, इन दोनों के बीच में 60 टू 90 के बीच में पॉलिटिकल एजेंडा शुरू हो जाता है भारत में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू हो जाता है बाय द इंडियंस, जो कि ट्राई करती है कि एक्सपोज किया जाए कि जो प्रॉब्लम्स हम लोग इंडियंस आज फेस कर रहे हैं, तो लोग इंडियंस बिलीव करते थे कि जो हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये सब भगवान का दिया गया है, भगवान चाहते हैं कि हम दुखी रहे तो हम लोग दुखी हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल एजेंडा भारत में शुरू होता है, वो लोग दिखाना चाहते हैं भारतीयों को कि आपका जो दुख दर्द है, दैट इज नॉट ड्यू टू गॉड, दैट इज मेड बाय ब्रिटिश। H.W. हंटर अपने बुक इंडियन मुसलमान में ये डिस्क्राइब करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 को, और बोलते हैं जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, दैट वाज नॉट जस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। यहाँ पे जो मुस्लिम को चार्ज किया गया है, मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी को, सिर्फ इनका अकेले का हाथ नहीं था, ये एक ज्वाइंट एफर्ट था बाय बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, दोनों मिलके ये रिवोल्ट किए थे। इसलिए स्टॉप दिस नॉनसेंस ऑफ ब्लेमिंग मुस्लिम्स। दिस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, ये जो पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल वाला, इसे क्रिटिसाइज भी किया जाता है और एडवाइस किया जाता है ब्रिटिश को बाय हिम कि अपने पॉलिसी को रिवर्स करो ऑफ एजुकेशन एंड प्रमोशन। 1875 में जब पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा था, तो मोहम्मद एंग्लो इंडियन कॉलेज खोला जाता है बाय सर सैयद अहमद खान, और ये अपील करते हैं मुस्लिम्स को कि आप गवर्नमेंट जॉब से फोकस करो और मॉडर्न एजुकेशन को लो। और 1906 में मुस्लिम के अपलिफ्टमेंट के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का भी इस्टेब्लिशमेंट होता है, क्योंकि मुस्लिम बहुत पीछे छूट गए थे। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस आते हैं। सो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। हालांकि ये एक्ट जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाया इंडियन पॉलिटिकल एस्पिरेशन को, और उसी वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस काफी डिमांडिंग और असर्टिवनेस हो गई थी, इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था फिर से एक नया लॉ, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियंस को पावर दिया गया था कि आप डिबेट कर सकते हो और डिस्कस कर सकते हो कोई भी बिल, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी उस समय का जो छोटा सा असेंबली होता था पार्लियामेंट टाइप का, वहां पे आप डिस्कस कर सकते हो, इंक्लूडिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बजट। और कोई भी बजट आएगा तो उसका पूरा बजट आप डिस्कस नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ पार्ट्स पे ही अलाउ किया गया था इंडियंस को अलाउ किया गया था कि आप रेजोल्यूशंस मूव कर सकते हो, लेकिन अमेंडमेंट्स मूव नहीं कर सकते हो, आप चेंजेस मूव नहीं कर सकते, हाँ कोई भी इनिशिएटिव मूव कर सकते हो। दे वर गिवन द राइट टू आस्क क्वेश्चन, आप क्वेश्चन असेंबली में पूछ सकते हो, इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, आप क्वेश्चन अलाउ होता है कि आप पूछोगे, पहले ये भी अलाउ नहीं था लेकिन अब अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। मतलब अगर किसी बिल पे डिस्कस हो रहा है, एक इंडियन चाहता है असेंबली में कि इस बिल के ऊपर हम क्वेश्चन पूछें, तो ही इज अलाउड, लेकिन इस बिल के ऊपर जो जवाब आएगा, उस जवाब के अगेंस्ट में आप फिर एक क्वेश्चन उसी बिल पे नहीं पूछ सकते हो, दैट इज सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वाज नॉट अलाउड। सेवंथ चेंजेस जो था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस कैपिटलिज्म इन इंडिया, मतलब इंडिया में फाइनेंस करो, इन्वेस्ट करो। इट वाज लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, एफडीआई जैसा था कि रेलवेज, रोड्स, कल्टीवेशन, शिपिंग में, ये सब में इन्वेस्ट करो यहाँ पे इंडिया में, और इंडिया को और अंदर से खाली बनाओ, खोखला करो, क्योंकि सारा प्रॉफिट बेच के तो खुद ब्रिटेन ही जाना है, भारत में नहीं रहना।
नेक्स्ट वाज राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशनल मूवमेंट। नेशनलिज्म का जो है जन्म और बीज बो दिया गया था रिवोल्ट ऑफ 1857 में ही, और इसके आगे हम लोग देखेंगे किस तरह इंडियन नेशनल मूवमेंट भी शुरू होगा। तो नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म का डेफिनेशन क्या है, किसे कहेंगे कि ये नेशनलिज्म है। तो नेशनलिज्म इज फीलिंग ऑफ वननेस एंड कॉमननेस, जब बहुत सारे लोग अपने बीच में वननेस लाए और एक कॉमन चीज लाए, कॉमननेस लाए, तो उसी को नेशनलिज्म कहते हैं। सो आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 नेशनलिज्म का सेंस कि हम लोग कॉमन है, कॉमन ब्रदरहुड है, हम लोग एक है, ये इमर्ज होके आता है। क्यों आता है? क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो सारे लोग मिलके लड़े थे और जो उन्होंने खोया, और उनका जो फीलिंग हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857 के सेपरेशन के बाद, वो सिर्फ एक था, कॉमन लॉस था, और एनिमी भी सिर्फ एक था, दैट वाज ब्रिटिश। जिसके कारण इंडियंस जो है काफी गुस्सा भी था ब्रिटिशर्स के ऊपर, क्योंकि रिवोल्ट को ब्रूटली सप्रेस कर दिया गया था। तो लोगों का वननेस भी है, कॉमननेस भी है आफ्टर फॉर द लॉस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। इसलिए मैंने कहा था कि सीड ऑफ नेशनलिज्म जो है वो तुम्हारा रिवोल्ट ऑफ 1857 में ही बो दिया गया था, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है उसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म के हम लोग इंडियंस। वहीं ये जो इंडियंस है ये लोग डिससेटिस्फाई थे विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो 1858 और 61 में जो रिफॉर्म लाया गया बाय द ब्रिटिश क्राउन, उससे भी डिससेटिस्फाई होते हैं ये सारे लोग, और इस तरह नेशनल मूवमेंट बाद में शुरू होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट, अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।